हेलो एवरीवन। और आज जो हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक या चैप्टर कह सकते हो है नेताजी का चश्मा, जो कि लिखा गया है स्वयं प्रकाश के द्वारा। और स्वयं प्रकाश जो है वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं वो भी, और इनफैक्ट वो इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपना ये राइटर का जो है स्टार्ट किया था। तो मैं आपको इसमें जो नेताजी का चश्मा है ये आपको एक सबसे पहली बात इसके मैं कुछ आपको सीखने की चीजें बताऊंगा, सम अप करूंगा, प्लस आपको दो तीन चीजें ट्रिक्स दूंगा जो बहुत ही जरूरी है हिंदी के लिए, खासकर या लिटरेचर पोर्शन के लिए। जब भी कभी आप लिटरेचर पोर्शन पढ़ रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा दो तीन चीज ख्याल रखें। जैसे अभी तो आपका इजी है, मान लीजिए कहानी है एक तरीके से, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। बट अगर ड्रामा होता है, ठीक है ना, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी होता है, हिंदी में भी होता है, जिसको नाटक आप कह सकते हैं, उस केस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको पूरा रिकॉल करना इतना इजी नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, मेन कैरेक्टर हमेशा उसमें देखेंगे किसी भी चैप्टर के अंदर, खासकर लिटरेचर में, चाहे वो नाटक हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे वो कविता ही हो, तो मेन कैरेक्टर ऑलवेज फोकस करिए कि मेन कैरेक्टर में क्या है। तो मेन कैरेक्टर जैसे इसमें क्या है कि एक हवलदार साहब है और सेकंड है मोतीलाल, जो कि एक मूर्तिकार हैं और एक शिक्षक भी हैं। तो ये इसमें एक यूज किया गया है, एक नॉर्मल, मतलब कोई ओरिजिनल नाम नहीं, इसमें एक इमेजिनेशन करके नाम यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि इसमें जो मोतीलाल जो नाम है, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें एक दो वर्ड यूज किया जाएगा। वर्ड यूज किया गया है, जब कोई नहीं मिला तो ग्रामीणों के या आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को ही मूर्ति बनाने का ठेका दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होता है। मुझे बस एक स्टार्टिंग पॉइंट जो चाहिए, हवलदार साहब, राइट। तो हवलदार साहब को हर 15 दिन में कस्बे में जाना होता है, ठीक है। उनको अपने ऑफिस, कस्बे मतलब यहाँ आप गांव समझ लीजिए, आप राज्य समझ लीजिए। तो वहां पे जो डिस्क्रिप्शन किया गया है कस्बे या राज्य का, वो कुछ इस तरह से किया गया है कि वहां ज्यादा कुछ था नहीं, बस एक जो नॉर्मल कुछ छोटी चीजें होती हैं वही था। उसमें एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी भी थी, जिसको नगर पालिका भी बोलते हैं। ये नगर पालिका क्यों बोला गया है, इससे कुछ संबंधित है, इसलिए वो बोले कि नगर पालिका भी तो जो आम तौर पे कुछ कुछ चीजें करवा देती थी, कभी कभी रोड बनवा देती थी, तो कभी उसमें लिखा गया वर्ड, कभी कभी पेशाब घर बनवा देती थी, तो कभी मूर्ति बनवा देती थी, ठीक है ना। तो इसमें इसको कनेक्ट किया गया है, और वर्ड जो है बड़े मजेदार इस तरीके से यूज किया गया है। जैसे आप आगे भी मैं बताऊंगा, तो पान वाले ने पान ठूंसते हुए ये बोला, ठीक है, कि क्या है नहीं है। तो बड़ा मजेदार मजेदार वर्ड यूज किया गया है और उसको बहुत अच्छा बना भी दिया गया है, ठीक है ना। इसमें एक और कैरेक्टर है मोतीलाल के अलावा, जो कि थर्ड कैरेक्टर है, उसमें कैप्टन का है। कैप्टन बस नाम है, और यहाँ कैप्टन कोई भी आर्मी या फौजी से रिलेटेड नहीं है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया यहाँ पे, बस एक कैप्टन नाम के अकॉर्डिंग बोला गया है, ठीक है। तो आगे क्या होता है तीनों पे डिस्कस करेंगे। तो हवलदार साहब तो डेफिनेटली 15 दिन 20 दिन पर जाते ही थे। तो हुआ कुछ यूं कि जब मूर्तिकार और सुभाष, यहाँ नेताजी का जो चश्मा है तो सुभाष चंद्र बोस जी का बात हो रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जब हम जिक्र करते हैं तो आप सोच के देखिएगा, आपके दिमाग में आती हैं दो चीजें। सुभाष चंद्र बोस जो एकदम अपने या तो फौजी ड्रेस में है, चश्मा लगा हुआ है उनका, टोपी, और उनकी दो तीन, जैसे उनका जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो उनका सबसे फेमस डायलॉग है, दिल्ली चलो, ये सब उन्हीं का डायलॉग है। तो ये सब चीजें रिकॉल हो जाती हैं, जेहन में भर जाती है कि यार मतलब सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही, ठीक है। खैर, तो इसमें हवलदार साहब अब जब हर दिन 15 दिन पे गुजरते ही हैं और वहां आसपास उनका जाना होता है, तो इसमें लिखे हैं एक और वर्ड कि म्यूनिसिपैलिटी वाला, नगर पालिका कुछ न कुछ तो करते ही रहते थे। तो एक बार मूर्ति बनने का जब जिक्र हुआ, तो मूर्ति बनने का जिक्र हुआ तो उस समय क्या हुआ, वही बोलेगे कि काफी टाइम लग गया, उहा पोह में काफी टाइम लग गया, क्योंकि पैसे उसमें ज्यादा मिले थे मूर्ति बनाने के लिए, और लोगों ने उस पैसे ज्यादा के चलते उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाए, कितना बनाए। तो उसमें वो बोला गया है कि अब उसमें देखिए, इन्होंने राइटर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो बातों बातों में ही जिक्र भी कर देते हैं। अब घुसखोरी और ये जो आपका लूटपाट है अंदर ही कर्मचारियों के अंदर, उसके बारे में उन्होंने बोल दिया कि पैसे की जो है वो पैसे की ज्यादा ये सारी चीजें थी, मतलब ज्यादा आ गए थे
तो उनको पता नहीं चल रहा था। तो बाद में उन्होंने कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक वहीं के रहने वाले मोतीलाल साहब को मूर्ति बनाने का ठेका दे दिया। और वहां पे भी एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ एक बार देख के। तो एक जो वर्ड है जो मूर्तिकार का है, जैसे इसमें लिखा है कि ये बात जरूर समझिएगा क्योंकि बड़ा मजेदार, मुझे बहुत ही मजेदार लगता है ये। उसमें लिखा है कि पूरी बात तो पता नहीं, जैसे एक वर्ड उन्होंने पहले यूज किया था कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ तो करती ही रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। इस पे भी एक तंज के साथ साथ पॉजिटिविटी है, ठीक है ना, कभी कुछ करवा दिया, मतलब जो जरूरत नहीं है या है उसमें भी बहुत अच्छा एक तंज है। खैर उतना डीप आप नहीं जाइए। उसके बाद है कि कभी प्रतिमा लगवा दी, तो सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर का प्रतिमा लगवा दी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार, मतलब वही कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जो कि वही शिक्षक जो मैंने लिखा है, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल, वो एक इमेजिनेटिव है, मान लीजिए एक मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब मोतीलाल साहब जो है बोले थे कि हम महीने भर में ही मतलब मूर्ति बना के काम खत्म कर देंगे। तो ये वर्ड और बड़ा अच्छा यूज किया कि पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, एक महीने में मतलब काम को खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, एक महीने के अंदर हम तो सारा काम करके बराबर कर देंगे। और चूंकि मूर्ति जो है वो संगमरमर की है, ठीक है, मूर्ति ऑलरेडी इसमें क्या है, संगमरमर की है। तो मूर्ति संगमरमर के होने के कारण जब ये मूर्ति इनको बोल दिया बनाने की, तैयार भी करके बना भी दिए संगमरमर का, तो उसमें एकदम जो है ड्रेस था, सब कुछ था, टोपी एवरीथिंग। बस उसमें चश्मा उन्होंने नहीं बनाया, मतलब चश्मा उनसे अब हुआ नहीं। इसमें एग्जैक्ट रीजन ये दिया है कि वो चश्मा उनसे हुआ नहीं और संगमरमर का चश्मा उनके लिए बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उन्होंने नहीं बनाया। बट एक दिन क्या हुआ, हलदार साहब भी उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मूर्ति देखा। और जब मूर्ति देखा तो उनको देखने के बाद देखा कि मूर्ति तो चलो बढ़िया है, लेकिन चश्मा उसमें एक ओरिजिनल था। मतलब चश्मा का कोई ना तो बनाया हुआ, मतलब नकली बिल्कुल नहीं, चश्मा ओरिजिनल लगाया हुआ था। तो देखे तो मन में सोचे जाते जाते कि यार वाह यार, मतलब लोग यहाँ के कितने अच्छे हैं कि मतलब चश्मा जो है उन्होंने अपने मन में ही वो डिस्कस कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं कि लोगों को शायद मूर्ति जब बन गया तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनके प्रति प्यार है, इसलिए उन्होंने चश्मा ओरिजिनल लगा दिया। मूर्ति भले ही नकली हो लेकिन चश्मा ओरिजिनल है। फिर दोबारा जब आए फिर देखिए कि चश्मा वो जो था वो बदल गया, दूसरे तरह का चश्मा हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये भी अच्छा है, नेताजी का चश्मा बदल रहा है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि एक चश्मे से शायद उन पे सूट ना करे या बोर हो जाए। फिर तीसरी बार आए, फिर देखे चश्मा बदला हुआ है। मतलब जब ये चश्मा इतना बदलने का प्रोसेस हो रहा था तब इनसे रहा नहीं गया। तो वहीं पे पान वाले के पास, वहां पे वो रुकते हैं, जो आमतौर पे रुक के वहां पे पान खाते थे, तो रुकते हैं और उससे पूछते हैं पान वाले से कि यार ये चश्मा इतना बदलता क्यों रहता है। तो वहीं पे एक वर्ड यूज किया गया, पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसते हुए बोला कि साहब ये चश्मा तो एक मतलब बदलता रहता है, एक कैप्टन है जिसका नाम कैप्टन है और इसके पास एक छोटी सी चश्मे की दुकान है, चश्मे की दुकान है जिसमें चश्मे हैं इसके पास, वही डेली आके बदलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए पान ठूसते हुए से क्या मतलब है, पान ठूसते हुए से बहुत सारे मतलब ये है कि खुद का पान का दुकान है, खा भी रहे हो, आप देखेंगे पान वाले वो खुद ठूसता रहेगा। फिर उसमें बोला कि उसने अपनी लाल बत्ती सी दिखाते हुए बोला, लाल बत्ती से मतलब दांत उसको ऑलरेडी लाल हो चुका था क्योंकि वो पान खा रहा था। तो उसने बताया कि एक कैप्टन है जिसकी चश्मे की दुकान है और वो ही चश्मा यहाँ पे आके बदलते रहता है। तो फिर उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ कि आखिर ये बदलता क्यों रहता है,
क्यों, मतलब ऐसा कोशिश क्या है इसका। और वो कैप्टन जिसकी हम लोग बात करें वो लंगड़ा था, वो क्या था, लंगड़ा था। तो पहले तो इनको लगा हवलदार साहब को कि शायद हो सकता है पहले आर्मी या इसमें रहा हो तो इसलिए इसको श्रद्धा पूर्वक की बातें हों, तो विचार करने लगे। लेकिन उस समय पान ठूसते हुए पान वाले ने एक और बात कहा था, वो ये कहा था कि साहब ये पागल है, मतलब फालतू का वो चश्मा वो नेताजी का बदलता रहता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ना वो इसलिए यूज किया गया है कि राइटर और हवलदार साहब मन में सोचते हैं कि यार कुछ लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी सरहद पे इन्हीं लोगों की रक्षा करने के लिए, लेकिन इनके मन में इज्जत नहीं है किसके प्रति, मतलब ना तो उन जिसको मैं नेताजी की बात करूं, ना उन सैनिकों के प्रति जिससे इनकी जान सुरक्षित है। वो अपनी पूरी जवानी, उसमें वर्ड यूज भी किया गया, पूरी जवानी, पूरी परिवार, पूरी फैमिली, मतलब सब कुछ त्याग के वो वहां पे हैं बॉर्डर पे और हर जगह पे, और उनका कोई इज्जत नहीं कर रहा। ये अंदर ही अंदर उनके चल रहा होता है, किसके, हवलदार साहब के, जो कि काफी बुरा लग रहा था। इनको बोलते हैं मन में कि कचोट के रह गया मैं, मतलब काफी दुख हुआ इनको। और सही भी है कि जो लोग अपनी पूरी, जो सैनिक, मैं अगर हूं, अगर कोई और भी है जो सैनिक में है और जो जिनके बेटे जिनकी बेटियां बहुत सारी जो वहां पे हैं, तो वो अपनी पूरी चीजें दांव पे लगा के वहां पे हमारी रक्षा के लिए, और हम अगर उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दें तो इससे दुखद और क्या हो सकता है, इससे दुखद तो मुझे लगता है कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, जो कि यहाँ पान वाले का जो बोलने का जो तरीका था, उस लहजे से रिस्पेक्ट बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। दूसरी बात, कैप्टन साहब क्या हुआ कि उसके बाद जब आए जो क्या बोलते हैं हवलदार साहब, फिर सोचिए कि आना जाना होता था, तो हर दिन कभी चश्मे गोल, कभी कभी फ्रेम अलग अलग होते थे, कभी चौड़े, कभी इस तरह से बदलता रहता था। फिर एक बार क्या हुआ, कुछ समय बाद, वो काफी दिन बाद है हवलदार साहब, उनको बाहर काम था तो नहीं आ पा रहे थे, तो फिर जब आए वो, उन्होंने देखा कि वहां पे चश्मा उनके मूर्ति के ऊपर नहीं था। तो उनके मूर्ति के ऊपर चश्मा जब नहीं था तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। तो इन्होंने, जब इनसे रहा नहीं गया, तो फिर उस मूर्ति के निकट ही गए, और मूर्ति के निकट जब गए तो उन्होंने देखा ध्यान से कि एक छोटा सा चश्मा, जो कि बिल्कुल भी वो, मतलब एक तार का उसमें लपेटे हुए उसको बना दिया गया था, जो कि वहां पे जाकर नजदीक जाने पे दिख रहा था। तो वहां पे जब वो चश्मा देखे, और एक बात और, उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जब वो चश्मा नहीं देखे ना तो वो पूछे पान वाले से कि कैप्टन का क्या हुआ, तो उसने बोला कि साहब कैप्टन की जो है वो मृत्यु हो गई, कैप्टन मर गया। तो कैप्टन की जब मृत्यु हुई तो राइटर ही एक तरीके से हवलदार साहब, मतलब अपने आप को राइटर के कैरेक्टर में ही रखे हुए हैं, तो हवलदार साहब जो है अंदर ही अंदर उनको बड़ी दुखी हुई, मतलब काफी वो दुख हो गया, आहत हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। फिर उन्होंने सोचा कि यार चलो वो अब तो मर गया, तो हम इसीलिए उसके पास उस चश्मे जाकर देखते हैं कि नहीं होगा तो मैं चश्मा खुद एक लगाऊंगा। तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे चश्मा एक तार का लपटा हुआ और अच्छे ढंग से उस पर लगा दिया गया है। तो इनको जो है बहुत ही खुशी हुई, और एकदम आंसू उन्होंने क्या कि मतलब अंदर ही अंदर में बिल्कुल पिघल सा गया, और खुशी के आंसू निकलने मतलब लगे। तो ये क्या है, अगर आप बोलेंगे कि खुशी के आंसू क्यों निकल गए, क्योंकि हवलदार साहब तो कैप्टन को जानते भी नहीं थे, हवलदार साहब किसी को नहीं जानते, कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे जो कैरेक्टर बताया गया है बेसिकली क्या है जानते हैं, देश के प्रति समर्पण, सेनाओं और जो सैनिक हैं हमारे जितने सारे जो देश में किसी भी लेवल पे कहीं पे भी, उनके प्रति समर्पित रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम ये कह दें कि इनको ये दे दो, इनको पैसे दे दो, इनको दे दो, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर उनको पैसे बहुत बड़े दे दिया जाए और आए और उनको वहीं के लोग, हम ही लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करें, तो फिर वो क्यों ऐसा करेंगे। वो पैसे तो एक लेवल तक ही ठीक है, समझ रहे हैं, पैसे से किसी की सारी चीजें, फीलिंग्स और उसको हम खरीद और बेच नहीं सकते। तो इसलिए इसमें आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कहानी एक बहुत ही मार्मिक, और आपको इससे सीखना ये चाहिए कि यार एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट पहली बात तो ये कि हम उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट देके, सबसे पहली बात तो हमें जरूर उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हैं। और अगर आप इनकेस अगर आप ये नहीं करना चाहते तो प्लीज उनको डिमोरलाइज भी ना करें।
ये बहुत अच्छी स्टोरी मुझे लगी और पर्सनली आपको भी मैं ये चीजें करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन तब तक याद रखें सैनिकों का और खासकर उन सभी का रिस्पेक्ट करें जो आपके लिए अपनी जान और सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।